हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक हेल्थ कंसल्टेंट। तो दोस्तों, आज मैं अपनी इस चैनल पर पहली वीडियो कोरोना वायरस के बारे में आपको बताऊंगा। कोरोना वायरस हमारे देश में और सारी दुनिया में एक महामारी के रूप में फैला हुआ है। इसको कोविड-19 भी कहते हैं। कोविड-19 इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो फुल फॉर्म है CO मीन्स कोरोना, VI मीन्स वायरस, D मीन्स डिजीज और 19 मीन्स 2019। क्योंकि इस वायरस की जो खोज है वो दिसंबर 2019 में वुहान सिटी में, चीन के अंदर जो ये शहर है वुहान, वहाँ पर इसकी खोज हुई थी। और उसके बाद इसके जो केस हैं वो सारी दुनिया में रिपोर्ट होते गए। ये जो कोरोना वायरस है ये ह्यूमन मेड है या फिर नेचुरल है, इसके बारे में अभी कोई एविडेंस भी नहीं है। यदि हम कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये इसकी जो आउटिंग कवरिंग होती है वो लिपिड की बनी होती है और चारों तरफ इसमें नुकीले स्पाइक्स जैसे उभार होते हैं, जिससे इसकी जो अपीयरेंस है वो क्राउन जैसी हो जाती है। और क्राउन जैसी मतलब मुकुट जैसी जो हो जाती है, तो क्राउन को लैटिन शब्द में कोरोना कहा जाता है। इसलिए इस वायरस का नाम नोवल कोरोना वायरस भी कहा गया है। यदि हम कोरोना वायरस के लक्षणों की बात करें तो आपको सूखी खांसी होगी, गले में खराश होगी, गले में सूजन आएगी, पूरे शरीर में दर्द होगा, बुखार आएगा, नाक बह सकती है, जुखाम आपको होगा, सांस लेने में कठिनाई होगी। और कुछ केसों में कोरोना के जो पॉजिटिव केस थे उसमें ये भी हुआ है कि उनको स्मेल, जो गंध लेने की क्षमता है, स्वाद की क्षमता है, वो कम हो जाती है। जो कोरोना वायरस है ये एक तरह का वायरस ही है, तो इसमें वायरस जैसे सारे सिम्टम्स इसके अंदर भी आते हैं। और यदि हम कोरोना वायरस से बचाव की बात करें तो इसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है और बार बार अपने हाथ धुलते रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग क्यों करना है? यदि हम आपको देखते हैं कि कोई छींकता है, खांसता है, तो उससे ड्रॉपलेट निकलती हैं जो कम से कम 1 से 2 मीटर की दूरी पर गिरती हैं, और 1 से 1 मीटर तक दूरी तक तो बहुत तेज़ी से गिरती हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाती हैं। तो इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग में बताया जाता है कि कम से कम 2 मीटर की दूरी बना के रखें। और दूसरा है मास्क का प्रयोग। जब हम मास्क का प्रयोग करते हैं, यदि हमको खांसी है, जुखाम है, कहीं भीड़ वाले स्थान में जा रहे हैं, तो जो हमारे वायरस है, जो हमसे बाहर वायरस निकलेगा, तो वो दूसरों को ना फैले, इसलिए मास्क लगा के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क लगाने से सबसे अच्छा यही रहता है कि आप कोई भी कॉटन का मास्क लगाएं, और उससे क्या है कि खांसते और छींकते समय मुंह पे टिश्यू पेपर या रुमाल का इस्तेमाल करें। इससे क्या है कि दूसरों को वो नहीं फैलेगा। यदि आपको खांसी, बुखार, जुखाम की कोई दिक्कत नहीं है और आप अकेले हो तो मास्क ना भी लगाओगे तब भी काम चल सकता है, क्योंकि आप अकेले में और कोई आपके आसपास नहीं है, तो आप मास्क नहीं भी लगाओगे तब भी काम चल सकता है। तीसरा होता है हैंड वॉशिंग या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि अक्सर बार बार कोरोना के केस में कहते हैं कि हाथों को बार बार धुलते रहिएगा, क्योंकि उसका कारण क्या है कि हमारी नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि कोई भी चीज़ को हम छुआ और छूने के बाद हम अपनी आँख को मसलेंगे, नाक को मसलेंगे, मुंह को मसलेंगे, तो ये नॉर्मल टेंडेंसी होती है। और कोरोना वायरस के ये 3 मुख्य रूप से रूट हैं जिसके द्वारा ये हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। हमारी आँख है, नाक है और मुँह है। तो इसलिए बार बार यही कहा जा सकता है कि यदि आप किसी इन्फेक्टिव चीज़ को छूते हो या बाई चांस कोई ऐसी चीज़ छू ली आपने जहाँ पर हो सकता है कि कोरोना वायरस है, तो अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करिए या धोते रहिएगा। और हाथ धोने की जो टेक्निक है वो 6 स्टेप होते हैं, सुमन टेक्निक है, जिसका जिक्र मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। और आपको एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जब भी आपको सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है उसमें 60% अल्कोहल होनी चाहिए। और एक हमारे दोस्त थे अभी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं तो शराब बहुत ज़्यादा पीता रहता हूँ तो मुझे तो कोरोना वायरस होगा नहीं। तो बेसिकली क्या है कि इसके बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि उनको क्या कहना था कि आप स्प्रिट यूज करने के लिए कहते हो और सैनिटाइजर यूज करने के लिए कहते हैं, वो भी जो अल्कोहल होता है तो हम भी अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो हमें तो कोरोना वायरस होगा ही नहीं। तो मैं आपको इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ,
जो स्पिरिट जो होती है, अल्कोहल जो होती है, वो मिथाइल अल्कोहल होती है और मिथाइल अल्कोहल हाईली टॉक्सिक होती है, जो कि बैक्टीरिया को भी किल करती है और वायरस को भी किल करती है और हाईली टॉक्सिक होने की वजह से इसको पिया नहीं जा सकता। जबकि शराब जो होती है वो इथाइल अल्कोहल होती है और वो पीने में मीठी होती है, इसलिए शराब को पिया जा सकता है। इसलिए शराब और सैनिटाइज़र का कोई भी संबंध नहीं है। और मैं आपको जो कोरोना वायरस है इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में अगर बात करें तो कोरोना वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब ये 5 से 7 दिन है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि वायरस हमारे शरीर में पहुंचने के बाद अपने सिम्टम्स कितने दिन में दिखाना शुरू कर देता है। यदि हम संक्रमित हो गए हैं और वायरस हमारे शरीर के अंदर आ गया है तो हम कम से कम 5 से 7 दिन के अंदर उसके सिम्टम्स दिखाने हमारे अंदर आ जाएंगे, जो उसमें कि जो मैंने आपको लक्षण बताए, खांसी, बुखार, जुखाम इत्यादि, ये लक्षण आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कुछ केसों में क्या होता है कि कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देता है, तो ऐसे पेशेंट को एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट कहते हैं। उसका अर्थ ये है कि उस पेशेंट के अंदर कोई भी सिम्टम्स नहीं आएगा। आपको मैं बताऊं, अभी हमारे जब कोरोना बहुत ज़्यादा चल रहा था तो उस टाइम पे कभी कई पेशेंट को हमने ऐसे उठाया उनको, क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव थे लेकिन उनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं था। तो घर वाले हमेशा यही कहते थे कि डॉक्टर साहब इसमें तो कोई भी सिम्टम भी नहीं है, कोई लक्षण नहीं आ रहा, फिर भी आपने उठा लिया। तो ऐसे पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं और वो कोरोना वायरस का जो संक्रमण है उसे दूसरों को फैलाने का काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं। यही वजह है कि ऐसे मरीजों को 14 दिन आइसोलेशन में या क्वारंटाइन सेंटर के अंदर रखा गया था। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो कोरोना वायरस का जो प्रथम चरण जो होता है संक्रमण का, वो सबसे पहले गले की कोशिकाओं को टारगेट करता है। जब गले की कोशिकाओं को ये टारगेट करेगा तो आपको सूखी खांसी होगी, गले में खराश होगी और गले में सूजन भी आ सकती है। तो ये प्रथम चरण होता है संक्रमण का और इसीलिए हम सलाह देते हैं कि बार बार गर्म पानी पीते रहें और चाय इत्यादि का इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि गले में जो संक्रमण जो कोरोना वायरस का हुआ है वो काफ़ी हद तक पेट के अंदर चला जाता है। और कोरोना वायरस का जो दूसरा चरण होता है, इसमें क्या होता है कि जो कोरोना का संक्रमण है वो गले से उतरकर फेफड़ों तक आ जाता है। जब वो फेफड़ों तक आ जाएगा संक्रमण तो हमारे जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और पूरी ताकत के साथ वायरस से लड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमें बुखार आ जाता है और शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है। यदि इन्फेक्शन ये और बढ़ता गया तो फेफड़ों पर निमोनिया जैसी शिकायत बन जाती है, फेफड़ों में पानी आ जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस फूलने की शिकायत होने लगती है। और कोरोना वायरस के संक्रमण का जो तीसरा चरण होता है, इसमें बेसिकली जो संक्रमण हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुँच जाता है तो उसके बाद बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर होने लगते हैं और बॉडी को पूरी मात्रा में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से डेथ का सबसे बड़ा कारण होता है। इस तरह से दोस्तों ये इसका मेन संक्रमण का लक्षण थे जो मैंने आपको चरणों में बताए। और एक बात और मैं इसमें ऐड करूं, यदि हम कोरोना वायरस की जांच हमको कब करानी चाहिए, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कोरोना वायरस केवल विदेशों में बहुत ज़्यादा थी। तो यदि कोई व्यक्ति विदेश की यात्रा करके आया है तो हमें उसकी कोरोना की जांच जरूर से करानी चाहिए। और दूसरा, यदि हम किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए जिसको पता है कि ये पॉजिटिव है तो उसके अगर हम संपर्क में आए हैं तब भी हमको कोरोना की जांच करानी चाहिए। यदि आप हेल्थ वर्कर हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं, आपको जो पेशेंट है कोरोना के पॉजिटिव उनके संपर्क में आ रहे हैं तो आपको तब भी कोरोना की जांच करानी चाहिए। यदि आप किसी लंबी बीमारी से ग्रस्त हैं, डायबिटीज है, शुगर है, किडनी का रोग है, यदि आपको ऐसी कोई भी दिक्कत है तब भी आपको कोरोना की जांच करानी चाहिए। और हमारे देश में जो कोरोना की जांच है वो कई तरह से हो रही है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि पहले रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट आई थी, तो उसमें क्या कि ब्लड का एक सैंपल लिया जाता था और उससे एंटीबॉडी टेस्ट की जाती थी, तो इसको कहते थे रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट। तो इसमें क्या था कि ये जो टेस्ट था रैपिड एंटीबॉडी किट, इसका 7 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आता था, बेहतर रिजल्ट, क्योंकि एंटीबॉडी बनने में इतना टाइम लग जाता था। और इस तरह से इंक्यूबेशन पीरियड जो था उसका 5 से 7 दिन था।
तो इसी वजह से जबकि 7 दिन बाद हमें पता पड़ेगी कि उसको कोरोना, लेकिन उससे पहले ही वो बहुत ज़्यादा लोगों को फैला देता था। लिहाजा कोविड-19 का जो ये एंटीबॉडी टेस्ट था इसको बंद कर दिया गया और उसके बाद फिर नेजल स्वैब, नाक की स्वैब से और गले की सीक्वेंस से टेस्ट करने की अनुमति मिली ICMR के द्वारा। अब हमारे देश में एक टेस्ट है एंटीजन टेस्ट। तो एंटीजन टेस्ट के द्वारा टेस्ट कोरोना का हो रहा है। इसमें क्या होता है कि नेजल स्वैब, नाक की सीक्रेशन ली जाती हैं और वो डालुएंट में डालने के बाद विदिन 10 से 20 मिनट के अंदर रिजल्ट पता पड़ जाती है। जो एंटीजन जो टेस्ट किट है ये बहुत ही सरल है और आसानी से इसको किया जा सकता है। और तीसरा होता है RT-PCR। जो RT-PCR जो रिजल्ट है, RT-PCR जो टेस्ट है ये एक लेबोरेटरी टेस्ट है। इसको लैब के अंदर इसको किया जाता है। ये एक लंबा प्रोसेस है, इसमें लंबा प्रोसेस है, साथ में महंगा प्रोसेस है और इसमें कम से कम 1 से 2 दिन लग जाते हैं। इसी वजह से जो RT-PCR की जो रिपोर्ट होती है वो 2 से 3 दिन के अंदर आती है। और मैं आपको दूसरी जानकारी और दूं, अगर कोरोना वायरस के हम ट्रीटमेंट की बात करें तो आपने प्लाज्मा थेरेपी का नाम सुना होगा। प्लाज्मा थेरेपी जो थी ये एक तरह से जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज हो गए हैं, जिनमें कोरोना का संक्रमण हो गया है, उनके अंदर एंटीबॉडी बन जाती थी। जब एंटीबॉडी उनके अंदर बन जाती थी तो एंटीबॉडी को उनके शरीर से ब्लड प्लाज्मा से निकालने के बाद जो कोरोना के संक्रमित मरीज हैं, पॉजिटिव मरीज हैं, उनको चढ़ाया जाता था। जब एंटीबॉडी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के अंदर जाती थी तो जो वो एंटीबॉडी हैं वायरस पर बहुत अच्छी तरह से असर करती थी और वायरस को खात्मा करती थी। तो ये इस तरह से प्लाज्मा थेरेपी का इलाज दिल्ली के और कुछ अस्पतालों में किया गया है। और अब तो कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन भी आ गई है। तो कोरोना वायरस की वैक्सीन है, हमारे देश में मुख्य रूप से 2 तरह की वैक्सीन चल रही है, एक कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन है। जो हमारी ये कोविशील्ड वैक्सीन है, ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की तरफ से इसको विकसित किया गया है और भारत के अंदर इसका निर्माण हुआ है। जो भारत की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, इसके अंदर इसका निर्माण किया गया है। और इस तरह से जो कोविशील्ड वैक्सीन है भारत में निर्मित है और ये सस्ती है और भारत के न्यूनतम तापमान पर इसको आसानी से रखा जा सकता है। और दूसरी जो वैक्सीन है ये कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान और भारत बायोटेक की मदद से इसको विकसित किया गया है। इस तरह से कोवैक्सीन को भारत में ही विकसित किया गया है और भारत में ही बनाया गया है। इस तरह से जो कोवैक्सीन है हमारे भारत की ही वैक्सीन है। तो दोस्तों, जो कोरोना की वैक्सीन है ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है, आपको इनमें विश्वास करना चाहिए और कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन जरूर से कराइएगा। बाकी जो जानकारी है मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा। दोस्तों, कोरोना वायरस के संबंध में मैंने आपको जानकारी दी है, बाकी डिटेल जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। और प्लीज़ मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अशोक हेल्थ कंसल्टेंट को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।